हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था एंजियोस्पर्म्स में। आज हम नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले एक बार एंजियोस्पर्म्स का जो क्लासिफिकेशन था उसे रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था एंजियोस्पर्म्स में? हमने एंजियोस्पर्म्स के क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ा था कि इन्हें तीन तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक आर्टिफिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक नेचुरल सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। आर्टिफिशियल सिस्टम में सुपरफिशियली फीचर्स को लिया जाता है, दैट इज़ कि मॉर्फोलॉजी, प्लांट को देखा, उसकी मॉर्फोलॉजी देखी, उसकी लीव्स कैसी हैं, उसका स्टेम कैसा है, उसका नेचर कैसा है, एंड उसके अंदर किस तरह की फ्लावरिंग हो रही है, किस तरह के सीड्स बन रहे हैं, उनके बेसिस पे क्लासिफाइड कर दिया जाता है। सेकंड आता है नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम के अंदर प्लांट का रिलेशन देखा जाता है, उसके दो प्लांट के आपस में रिलेशन क्या है वो देखे जाते हैं। फिर आता है फाइलोजेनेटिक। इसमें एंसेस्टर देखा जाता है। एंसेस्टर का मतलब पूर्वज, कि जो भी प्लांट है उसका पूर्वज कौन था, और जो भी पूर्वज है यानी कि जो भी प्लांट है इससे क्या क्या डिसेंडेंट आए, कौन कौन सी संतानें आई हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है, जेनेटिक रिलेशन। तो ये जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इनके बारे में स्टडी कर लेंगे। इसके बाद हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें जैसा कि बताया सुपरफिशियल करेक्टर यानी कि मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को देखा जाता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया था? थियोफ्रास्टस ने। थियोफ्रास्टस ये क्या है? ग्रीक फिलोसोफर। इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ग्रीक फिलोसोफर। इन्होंने इनकी जो बुक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, इसमें 480 प्लांट्स के बारे में बताया, जिन्हें इन्होंने 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया: हर्ब, अंडरश्रब, श्रब एंड ट्रीज। हर्ब, श्रब, अंडरश्रब एंड ट्रीज में किसको रखा? हर्ब के अंदर उनको रखा जिनके पास सिर्फ ग्रीन पार्ट होता है, एज लाइक ग्रासेस ले लीजिए, या छोटे छोटे हर्ब्स वाले ट्री ले लीजिए जिनके पास सिर्फ ग्रीन पार्ट होता है। अंडरश्रब में उनको रखा गया जिनके पास ग्रीन के साथ साथ थोड़ा सा वुडी पार्ट भी होता है। श्रब के अंदर उनको रखा गया जो कि वुडी पार्ट के साथ साथ मतलब वुडी पार्ट को कंटेन करते हैं। जैसे कि आपने बोगनवेलिया का प्लांट देखा है, उसमें सिर्फ वुडी पार्ट होता है, लायंस वगैरह, लताएं, और ट्रीज़ में पेड़ को। तो इन्होंने 480 प्लांट्स को, एंजियोस्पर्म्स के जो प्लांट थे, इनको अंडर श्रब, हब एंड ट्रीज़ में डिवाइड कर दिया। सबसे पुराना था। इसके बाद में ऑटोबंडल्स आए। इन्होंने क्या करा? प्लांट को परफेक्टी एंड इम्परफेक्टी में डिवाइड किया। परफेक्टी में उनको रखा जो कि फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते थे, जिनके पास फ्लावर प्रेजेंट थे उन्हें परफेक्टी में रखा, और इम्परफेक्टी में उनको रखा जिनमें फ्लावर्स एब्सेंट थे। इसके बाद में आए एंड्रिया। एंड्रिया ने क्या करा? ये एक इटालियन बॉटनिस्ट थे और फिजिशियन भी थे, तो मैं बॉटनिस्ट पे ध्यान रखना है। इटालियन थे, मतलब इटली के थे ये। इन्होंने जो इनकी बुक थी डी प्लांट, इस डी प्लांट की बुक में इन्होंने 1500 प्लांट की स्पीसीज़ को पहले तो मेजर ट्रीज़ एंड हर्ब्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद में उनको सब डिवाइड किया कि इनके अंदर फ्रूट बन रहे हैं या नहीं, सीड बन रहे हैं या नहीं, उस बेसिस पे इन्हें सब डिवाइड कर दिया गया। इसके बाद आए जोसेफ पिटन। जोसेफ पिटन ने क्या करा? ये एक फ्रेंच बॉटनिस्ट थे, ये इटालियन थे, ये फ्रेंच थे। इन्होंने भी प्लांट को डिवाइड किया हर्ब्स एंड ट्रीज़ के अंदर, एंड सब डिवाइड किया बहुत सारे टाइप्स में, जिसमें इन्होंने जो बेसिस लिया वो ये लिया कि प्लांट में पेटल्स प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, सिंपल टाइप का या कंपाउंड। सिंपल का मतलब था कि जब सारे जो उसके ऑर्गन हैं प्लांट के वो डिफरेंट मतलब अलग अलग हो, आपस में जुड़े हुए नहीं हों, और उनका नंबर ज़्यादा हो। और कंपाउंड के अंदर नंबर कम होता है और ये आपस में अटैच्ड होते हैं। इसके बाद में आता है रेगुलर एंड इनरेगुलर। रेगुलर के अंदर उन प्लांट को लिया गया जो कि जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक तरह से डिवाइड हो सकते हैं, और इरेगुलर के अंदर उनको लिया गया जिनको कि डिवाइड नहीं किया जा सकता जाइगोमॉर्फिक या एक्टिनोमॉर्फिक तरीके से। इसके बाद में आया जॉन रे। जॉन रे क्या थे? एक नेचुरलिस्ट थे। कौन सा नेचुरलिस्ट? इंग्लिश नेचुरलिस्ट। इन्होंने जो इनकी बुक थी प्लांटेरम नोवा, इस बुक में क्या करा? सबसे पहले जो प्लांट को डिवाइड किया जाता था हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज़ में, अभी तक हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज़ में डिवाइड किया जाता था, इनको इन्होंने डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स में डिवाइड कर दिया। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जॉन रे ने डिवाइड किया है प्लांटेरम नोवा के अंदर डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन में। इसके बाद हाँ, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखने वाला ये है कि डाइकोटिलेडन में क्या लिया गया कि डाइकोटिलेडन में 2 कोटिलेडन प्रेजेंट होंगे। कोटिलेडन का मतलब बीज पत्र। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम डाइकोट पढ़ते हैं जिनके पास 2 बीज पत्र होते हैं, 2 कोटिलेडन जिसमें पल्सेज आती हैं, दालें वगैरह, और मोनोकोटिलेडन जिनके अंदर सिर्फ 1 कोटिलेडन प्रेजेंट होता है, मेज वगैरह, उनको लिया गया। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए
उनका नाम था कैरोलस लीनियस, इन्हें कार्ल लीनियस भी कहते हैं। इन्होंने क्या करा, ये एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे, ये इंग्लिश थे और स्वीडिश थे। इनकी जो बुक थी, याद रखिएगा, कैरोलस लीनियस की बुक क्या थी, स्पीसीज प्लांटेरम। इन्होंने इसमें 7300 स्पीसीज को 24 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया। प्लांट की इतनी स्पीसीज को इतने क्लासेस में डिवाइड किया, और इन्होंने जो मेनली जो नेचर लिया, यानी कि जो करेक्टर लिया, वो लिया इन्होंने स्टेमन। स्टेमन यानी कि जो पुंकेसर एंथर वाला, उसमें उसका नंबर, यूनियन एंड लेंथ। नंबर का मतलब कितने नंबर में प्रेजेंट है, आपस में जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं, और इनकी लेंथ कैसी है, छोटे हैं, बड़े हैं, मीडियम हैं। उस बेसिस पे इन्होंने, कैरोलस लीनियस ने डिवाइड किया इनको 24 क्लासेस के अंदर। जैसे कि मोनोएंड्रिया के अंदर एक स्टेमन है, डायएंड्रिया के अंदर 2, ट्राइएंड्रिया के अंदर 3 स्टेमन है, एंड पॉलीएंड्रिया के अंदर मोर देन 20। इस तरह से इन्होंने जो एक करेक्टर लिया था वो सेक्चुअल करेक्टर था, क्योंकि स्टेमन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है, तो इसलिए इसे सेक्चुअली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये हो गया पूरा ही नेचुरल आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अगर इसे इस डायग्राम से देखें तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट तो नहीं करता करेक्टली, पर इसे आप इसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले हर्ब्स एंड श्रब्स एंड ट्रीज में डिवाइड हुआ। उसके बाद में इन्होंने इम्परफेक्टी एंड परफेक्टी में डिवाइड किया था। इम्परफेक्टी में भी जो प्लांट फ्लावर नहीं लेते थे, और परफेक्टी में जिनको फ्लावर मिलते थे। अब सिंपल सा, सबसे पहले फ्लावर्स को डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स में डिवाइड किया। डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स का मतलब जिनके पास डाइकोट प्रेजेंट है उन्हें डाइकोटिलेडन्स, और जिनके पास मोनोकोट प्रेजेंट है उन्हें मोनोकोटिलेडन्स कहा। इसी के साथ साथ इस तरह से सिस्टम को प्रपोज कर दिया, यानी कि सबने अपने अपने क्लासिफिकेशन दे दिए। अब आता है नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम में क्या आता है, ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम आर द ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल एफिनिटीज rather than on a single character for determining the affinities. That mean कि इसके अंदर, इसमें देखा गया कि जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के अंदर आपस में रिलेशन क्या है। रिलेशन एफिनिटीज़ डिनोट करता है बंधुता को। एफिनिटीज़ को हिंदी में कहते हैं बंधुता। दैट मीन कि जो ये प्लांट्स हैं ये आपस में क्या रिलेशन शो कर रहे हैं, एक दूसरे से कितने सिमिलर हैं और कितने डिससिमिलर हैं। इस बेसिस पे नेचुरल सिस्टम के अंदर देखा गया। करेक्टर कैसे लिए गए, ये तो मॉर्फोलॉजी ही गई, लेकिन इसमें जो करेक्टर मॉर्फोलॉजी में भी देखा गया सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी को। सिमिलैरिटी को खासियत मतलब इंपॉर्टेंस दी गई कि सिमिलैरिटीज से रिलेशनशिप निकाला गया। जैसे कि एक मान लीजिए सिंपल सा कि मैंगो की ही 2 वैरायटी हैं, वो एक दूसरे से कितनी डिफरेंस है, तो उनके अंदर दोनों, जब 2 वैरायटी की बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, मतलब एक के अंदर रखा। लेकिन मैंगो और नीम को हम अलग अलग रखते हैं क्योंकि उनके अंदर डिससिमिलैरिटी है। तो इसमें सिमिलैरिटी को इंपॉर्टेंस दिया गया कि कौन कितना आपस में एक दूसरे से समानता रखता है। करेक्टर्स में, मॉर्फोलॉजी में, मतलब उनकी लीव्स कैसी हैं, उनके पेटल्स कैसे हैं, फ्लावर कैसा बन रहा है, किस तरह का बन रहा है, इन्फ्लोरोसेंस कैसा है, फ्रूट कैसा बन रहा है, सीड कैसा बन रहा है, इन सारे करेक्टर को ध्यान रखा गया। इनके अंदर पॉलिनेशन कैसा है, सॉइल कैसी चाहिए इनको। तो मॉर्फोलॉजी में मेनली देखा गया कि एक प्लांट किस किस तरह की करेक्टर्स को बियर करता है, उनको सिमिलर रखा गया दूसरे प्लांट से कि अगर उसमें भी वो प्रेजेंट है तो उन्हें एक में रखा गया और नहीं है तो उन्हें अलग रख दिया गया। तो इस तरह से बंधुता निकाली गई। नेचुरल एफिनिटीज का मतलब बंधुता, कि आपस में कितने बंधुता रखते हैं, रिलेशन क्या है इनका। अब सबसे पहले बात करते हैं A.L.D. जेसू की। इन्होंने क्या करा, डी जेसू ने एक बुक पब्लिश की। उस बुक का नाम था जेनेरा प्लांटेरम सेकेंडस ऑर्डिस नेचुरलिस डिपोसिटा। अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जेनेरा प्लांटेरम याद रख लीजिएगा, ठीक है। सेकेंडस ऑर्डिस नेचुरलिस डिपोसिटा नहीं याद रहा इतना तो कोई बात नहीं। इन्होंने क्या करा, ALD जेसू ने जेनेरा प्लांटेरम के अंदर प्लांट्स को क्लासिफाइड किया, जो एंजियोस्पर्म्स थे उनको क्लासिफाइड किया 15 क्लासेस के अंदर, और इन 15 क्लासेस को फिर से डिवाइड किया गया 100 ऑर्डर्स के अंदर। जो इन्होंने ऑर्डर्स कहा था, अब हम उन्हें फैमिलीज़ कहते हैं। तो दैट मीन इन्होंने क्या करा, क्लासेस तो क्लासेस ही हैं अभी भी, लेकिन जो ऑर्डर्स इन्होंने कहे थे वो आज के टाइम पे हम इन्हें फैमिलीज़ कहते हैं। डिवाइड किया था कि एंजियोस्पर्म्स में 15 क्लासेस हैं, जो कि हर एक क्लास को कुछ ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया गया, जिससे कि जो टोटल ऑर्डर थे सारे ही 15 क्लासेस के ऑर्डर मिला के 100 ऑर्डर हो रहे थे। दैट मीन 100 फैमिलीज़ आ रही थी, और इनको इन्होंने पब्लिश किया जेनेरा प्लांटेरम के अंदर। इस 40 से 36 इनको टाइम लगा। इसके बाद में इन्होंने क्या करा, ही डिवाइडेड द प्लांट इनटू 3 मैन ग्रुप्स। इन्होंने प्लांट को 3 मैन ग्रुप में डिवाइड किया। एकोटिलिडन्स, अकोटिलिडन्स जिनके पास कोटिलिडन एब्सेंट है,
ठीक है, एल्गी, फंजाई एंड मॉसेस। दूसरे मोनोकोटिलिडन जिनके पास एक कोटिलिडन है, एंड डाइकोटिलिडन्स जिनके पास दो कोटिलिडन है। He mainly emphasized on the number of cotyledon and their presence or absence, and number of petals and their presence or absence, and position of stamen। इन्होंने जो करेक्टर्स लिए, सिंपल सी चीज़ इसमें जो बता रहे हैं वो ये कि ये जो थे नेचुरल सिस्टम इन्होंने जब दिया तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 15 क्लासेस ली और 15 क्लासेस को 100 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया, यानी कि 100 फैमिलीज़ बताई इसकी। आज के टाइम पे हम फैमिलीज़ कहते हैं। इन्होंने 3 मेन ब्रॉडली डिवाइड किया। सबसे पहले प्लांट को 3 मेनली मतलब ब्रॉड रूप में देखे तो उन्हें 3 में डिवाइड किया, अकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। अकोटिलिडन के अंदर अकोटिलिडन डिवाइड करके देखिए, ए कोटिलिडन, ए यानी कि एब्सेंट और कोटिलिडन यानी कि बीज पत्र। तो जिनके अंदर बीज पत्र एब्सेंट थे उनको एक कोटिलिडन के अंदर रखा। तो इसमें आते हैं एल्गी, फंजाई एंड मॉसेस। जो ये मॉसेस और एल्गी फंजाई हैं ये बिल्कुल थैलोफाइटा वाले, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इनको अलग हटा दिया। उसके बाद में मोनोकोटिलिडन्स में उनको रखा गया जिनके पास कोटिलिडन्स प्रेजेंट थे। और कोटिलिडन्स भी कितना, एक कोटिलिडन प्रेजेंट होगा। जैसे कि आज के टाइम पे हम मोनोकोट कहते हैं, इनको इन्होंने मोनोकोटिलिडन कहा। इनमें जैसे कि आप मेज ले लीजिए, राइस ले लीजिए, वीट ले लीजिए, इनके पास एक कोटिलिडन प्रेजेंट होता है। सेकंड डाइकोटिलिडन्स में 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होंगे, 2 बीज पत्र, जिसमें कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि आप पल्सेस ले लीजिए, आप साइसर ले लीजिए, चना, या फिर आप मूंग ले लीजिए। इस तरह से इन्हें डाइकोटिलिडन में डिवाइड किया। और इन्होंने क्या करेक्टर लिए हैं इनको डिवाइड करने के लिए, इन्होंने कोटिलिडन्स का नंबर लिया, इनकी एब्सेंस और प्रेजेंस, देखिए यहाँ पे एब्सेंस को मेंशन किया गया है, पेटल्स का नंबर, उनकी एब्सेंस और प्रेजेंस, और पोजीशन ऑफ स्टेमन। तो सिंपल सा चीज़ याद रखिएगा कि जो ये जॉसी थे एडी, इन्होंने क्या करा, प्लांट को पहले 3 में डिवाइड किया। ए कोटिलिडन जिनके पास कोटिलिडन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फिर कोटिलिडन्स मोनो, मतलब जिनके पास एक कोटिलिडन प्रेजेंट होता है। एंड फिर डाइकोटिलिडन जिनके पास 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें भी ये जो हैं मोनोकोटिलिडन, अगर एक कोटिलिडन की बात करें तो इसमें ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी को रखा गया, फंजाई को रखा गया, फंजाई, मॉसेस एंड ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी, इनको रखा गया। मोनोकोट्स के अंदर किसको रखा गया, मोनोकोटिलिडन के अंदर, मोनोकोटिलिडन है, ठीक है, कोटिलिडन याद रखिएगा। इसमें जैसे कि हम एग्जाम्पल की फॉर्म में ले सकते हैं, मेज वगैरह हो गए, मेज है, राइस है, इनको लिया गया। एंड डाइकोट के अंदर पल्सेस, दालें, साइसर, चना, इन सबको लिया गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद में इन्होंने जो मेन करेक्टर लिए थे वो ये थे कि कोटिलिडन अगर प्रेजेंट है, कोटिलिडन प्रेजेंट है या नहीं, इनका नंबर कितना है। उसके बाद में सेकंड, इनके अंदर पेटल्स प्रेजेंट हैं या नहीं, नंबर कितना है, एंड स्टेमन प्रेजेंट हैं या नहीं, इनके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया। चलिए, इसके बाद में जो नेचुरल बॉटनिस्ट आते हैं उनका नाम है A.P.D. कैंडोले। ये कैंडोले का क्लासिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा नाम आता है, जो मेन आपने नाम सुन रखे हैं उनको एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे इसके अंदर कैरोलस लीनियस था, जहाँ पे मैंने बताया आपको कैरोलस लीनियस का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो यूज़ किया गया था डाइकोट एंड मोनोकोटिलिडन के अंदर जॉन रे, इनका याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो है एंड्रिया, इन्होंने क्या करा, इन्होंने हर्ब्स एंड ट्रीज़ में डिवाइड किया है। और थ्रियोफ्रेस्टस, इनका नाम याद रखिएगा। ओटो, देखो मेन जो नाम याद रखना है, थ्रियोफ्रेस्टस हो गए, जॉन रे हो गए, एंड कैरोलस लीनियस। इनको तो इनके नाम के कारण याद रखना है, और परफेक्टी एंड इम्परफेक्टी के लिए ऑटो बर्नेल को याद रखना है। यहाँ पर आपको A.L.D. जेसूप की, क्योंकि इन्होंने बुक कौन सी दी रखी है, जेनेरा प्लांटेरम, तो इनका तो अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने जो अपनी बुक है
उसको 15 क्लासेस एंड 100 ऑर्डर्स के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने इन कैरेक्टर्स को लिया, लाइक प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंड पोजीशन ऑफ स्टेमन एंड पेटल्स का नंबर, कॉटिलेडन्स का नंबर एंड पोजीशन, प्रेजेंस एंड एब्सेंस। अब आए एपीडी कैंडोले, क्योंकि कैंडोले क्लासिफिकेशन हम बहुत पढ़ते हैं। तो जो कैंडोले थे इन्होंने 1778 से 1841 में अपना क्लासिफिकेशन दिया। और ये क्या थे, मतलब इनका जो ये लाइफ साइकिल है ये इतने से इतने साल तक जिए, और ये एक फ्रेंच बॉटनिस्ट थे। इन्होंने बुक दी थ्योरीज एलिमेंट्री डीला बॉनिक्यू। आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो आगे का नाम याद रख लीजिएगा, थ्योरी एलिमेंट्री, ठीक है। इसमें इन्होंने क्लासिफाइड किया 58,000 स्पीसीज़ को, 58,000 स्पीसीज़ को 161 फैमिलीज़ के अंदर। यहाँ पे देखो कंपेयर करो, इन्होंने 15 क्लासेस में 100 ऑर्डर्स को रखा, यानी कि 100 फैमिलीज़ को रखा। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 5800 स्पीसीज़ को 161 फैमिलीज़ के अंदर डिवाइड किया, इनसे ज़्यादा फैमिलीज़ में डिवाइड किया। और इन्होंने डिवाइड किया है प्लांट इनटू 2 मेजर ग्रुप, सेलुलरल्स एंड वेस्कुलरल्स। सेलुलरल्स के अंदर जिनके अंदर सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होती है, वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, एंड वेस्कुलरल्स के अंदर जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। अगर सेलुलरल्स की बात करें तो आपको ध्यान है कि ब्रायोफाइट्स तक आपको किसी भी तरह का वेस्कुलर सिस्टम नहीं मिलता, तो यहाँ तक उनको लिया गया, एल्गी, फंजाई एंड ब्रायो। इसके बाद में वेस्कुलरल्स में आपको टेरिडो में कुछ प्लांट के अंदर, फिर जिम्नो एंड एंजियो, यहाँ पर आपको वेस्कुलर सिस्टम मिलने लगता है। तो इस तरह से इन्हें डिवाइड किया गया, मेनली 2 के अंदर सेलुलरल्स एंड वेस्कुलरल्स। सेलुलर्स के अंदर वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट था, जिसमें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स आएंगे, और वेस्कुलरल्स के अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट था, तो टेरिडो मेनली, कुछ कुछ के अंदर जिम्नो एंड एंजियो। इनको इन्होंने मेन मेजर ग्रुप ये दो, और उसके बाद में इन्होंने इन मेजर ग्रुप को डिवाइड किया 161 फैमिलीज़ के अंदर, जिनके अंदर इतनी स्पीसीज़ आ रही थी। तो दोनों को ध्यान रखिएगा कि अगर समझें तो कुछ इस तरह से होगा। देखिए कि जो जॉसे थे इन्होंने क्या किया है, मेनली 3 में डिवाइड किया है, और कोटिलिडन, कोटिलिडन, कोटिलिडन में भी मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन, डाइकोटिलिडनी 1, 2 एंड 3। इसके बाद जो सेकंड है, क्या नाम था उनका, कैंडोले। इन्होंने मेनली डिवाइड किया सेलुलरल्स एंड वेस्कुलरल्स। वेस्कुलरल्स के अंदर जिनके पास वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट था, और सेलुलरल्स के पास जिनके पास वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट था। इसमें टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो को लिया, और इसमें एल्गी, फंजाई एंड ब्रायो, और यहाँ पर एल्गी, फंजाई, ब्रायो को लिया गया। कोटिलिडन के अंदर, मोनोकोटिलिडन के अंदर लिया गया जिनके पास सिर्फ एक कोटिलिडन प्रेजेंट है, जिसमें आते हैं पल्स सारे ही, जैसे कि मेज ले लीजिए, सीरियल्स वगैरह, और डाइकोटिलिडन के अंदर पल्सेस को लिया गया। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। ये हुआ आपका नेचुरल सिस्टम कंप्लीट। चलिए, कंप्लीट कैसे, क्योंकि नेचुरल सिस्टम के अंदर आपको ये तीनों पढ़ा दिए। अब इसके बाद जो आता है वो आता है बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, इसी के अंदर, जो कि नेचुरल सिस्टम का ही टाइप है, ध्यान रखिएगा। ये 2 तो हो गए। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन भी नेचुरल सिस्टम का ही टाइप है, लेकिन इसको क्योंकि हम आज भी पढ़ रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंटली, इसलिए इसे इतना स्पेसिफिकली दिया गया है, क्योंकि आपको इसे पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा एक बार इंट्रो कर लेते हैं यार। बेंथम एंड हुकर कौन थे सबसे पहले, तो जो बेंथम थे वो एक, उनका पूरा नाम था जॉर्ज बेंथम, और वो एक ब्रिटिश टैक्सोनॉमिस्ट थे। कौन थे, ब्रिटिश टैक्सोनॉमिस्ट। इन्होंने बॉटनी के ऊपर खुद ने स्टडी की थी। और दूसरे थे जोसेफ डाल्टन हुकर, डाल्टन हुकर, ठीक है। इन्होंने, ये भी ब्रिटिश टैक्सोनॉमिस्ट थे, और ये काम कहाँ करते थे, मतलब ये डायरेक्टर थे रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड में, जो क्यू में है उसके। सिंपल सी चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कभी कभी। तो जो जॉर्ज बेंथम थे, एंड बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन में जॉर्ज बेंथम, बेंथम एंड हुकर हैं जोसेफ डाल्टन हुकर। बेंथम 1800 से लेकर 84 तक लिव रहे, मतलब इनकी जो एज है ये है, और हुकर 1817 से 1911, दोनों ने मिलकर क्लासिफिकेशन दिया। दोनों ही ब्रिटिश टैक्सोनॉमिस्ट थे। ये
अपनी स्टडी कर रहे थे, बॉटनी पे ट्रेनिंग कर रहे थे। और ये जो थे हुकर, ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन में काम करते थे, वहाँ के डायरेक्टर थे। अब ये जो सिस्टम है, ये जो क्लासिफिकेशन है बेंथम एंड हुकर का, इसने क्वार्टर ऑफ सेंचुरी लिया कंप्लीशन में, यानी कि इसको बहुत सारे सालों में, कम से कम 4 से 5 सालों के अंदर कंप्लीट किया गया। और इसको डिस्क्राइब करा गया जेनेरा प्लांटेरम की 3 वॉल्यूम्स के अंदर। याद रखिएगा, यहाँ पे जो जेनेरा प्लांटेरम की बुक है वो बेंथम एंड हुकर की है, और ये जो जेनेरा प्लांटेरम की बुक थी, कहाँ गई, ये जो जीशु ने दी थी, इसके पीछे सेकेंडस आएगा। इसका इतना बड़ा पूरा नाम है नेचुरलिस डिस्पोजिटा। उनका सिर्फ और सिर्फ जेनेरा प्लांटेरम है, इनकी सिर्फ जेनेरा प्लांटेरम बुक है। इस बुक में इन्होंने पब्लिश किए अपना जो क्लासिफिकेशन था उसको, वो भी 3 वॉल्यूम्स के अंदर, यानी कि इसकी 3 बुक्स आई, तब इनका क्लासिफिकेशन जाके कंप्लीट हुआ। और इनको जो पब्लिश करने में जो टाइम लगा, इन्होंने पब्लिश किया है 62 से 83 तक, मतलब 10 ईयर्स का समथिंग टाइम लग गया, 10 से 20 ईयर्स का टाइम लग गया। 62 में जुलाई से लेके अप्रैल 1883 तक इन्होंने पब्लिश किया। इनका क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा मानने वाला नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर, और अभी तक उसको यूज़ किया जाता है। कहाँ पर, आप हर्बेरिया में चले जाइए, वहाँ पे नेचुरल क्लासिफिकेशन यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्लांट के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो बाकी जो क्लासिफिकेशन थे वो इतने ज़्यादा समझने वाले नहीं थे, और उनको इतने अच्छे से आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो एक करेक्ट नहीं बताते। लेकिन ये क्लासिफिकेशन एक करेक्ट वे बताता है, तो इसलिए हर्बेरिया में और लाइब्रेरी के अंदर यूज़ किया जाता है। लाइब्रेरी मतलब लेबोरेटरीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, फ्लोरा वगैरह में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड नेचुरल सिस्टम के अंदर यूज़ होने वाला क्लासिफिकेशन। अब हम इसे अच्छे से भी पढ़ेंगे, तो कल की क्लास में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद में लास्ट बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।